15 अगस्त को काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद ये तो कंफर्म हो चुका है कि अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनेगी और चलेगी भी। तालिबान एक सुन्नी इस्लामिक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कुछ बॉर्डर इलाके में एक्टिव मिलेगा। तालिबान इज बेसिकली पश्तून होते हैं, ये पश्तून कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। ये पश्तून कम्युनिटी बेसिकली अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर एरियाज में ज्यादा देखने को मिलती है। यहाँ पर डूरन लाइन है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करता है। ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर माना जाता है। यहाँ पर इसी एरियाज के आसपास आपको देखिएगा पश्तून कम्युनिटी ज्यादा देखने को मिलती है। तालिबान का ओरिजिन क्या है? तो तालिबान की कहानी स्टार्ट होती है 1979 से, जब यूएसएसआर अफगानिस्तान में इन्वेजन करता है। उस समय तो कोल्ड वार चल रहा था, मींस यूएसएसआर जहां इन्वेजन करेगा वहां अमेरिका का जाना तय था। तो यहां पर अमेरिका एक रास्ता खोजता है कि कैसे यूएसएसआर को यहां पर रोका जाए। तो उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे मोहम्मद जियाउल हक। मोहम्मद जियाउल हक को यह डर था कहीं यूएसएसआर बलूचिस्तान में इन्वेजन न कर दे। अब इसी के डर से इन्होंने सऊदी अरबिया यूएसए को लेकर एक प्लान बनाना शुरू किया और डिसाइड किया कि यूएसएसआर और सऊदी अरबिया फंडिंग करेंगे और आईएसआई जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है मिलिटेंट्स को तैयार करेगी जो यूएसएसआर की सेना के अगेंस्ट में लड़ेंगे। यहां पर एक नाम आता है मुल्ला उमर और आप कह सकते हो मोहम्मद उमर, जो 1980s के समय पाकिस्तान के मदरसों में टीचर था, वहां पर बच्चों को पढ़ाता था। अब इसको आईएसआई पकड़ती है और ट्रेनिंग स्टार्ट करती है। वहां के आसपास के जो रेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं उनको लेकर एक इस्लामिक मिलिटेंट ग्रुप बनाया जाता है जो यूएसएसआर से लड़ती है। अब यहां पर एक तरफ यूएसएसआर रहता है और दूसरी तरफ यूएसए, पाकिस्तान और सऊदी अरबिया द्वारा बनाए गए मिलिटेंट ग्रुप रहते हैं। जो भी हो, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट यूएसएसआर के द्वारा जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनाई जाती है चलती है। 1989 में जब यूएसएसआर बाहर चला जाता है तो कुछ दिनों तक सिविल वार चलती है अफगानिस्तान में। अब सिविल वार 1996 में खत्म होता है। उस समय रहते हैं प्रेसिडेंट अफगानिस्तान के बुरहानुद्दीन रब्बानी। तालिबान क्या करता है कि बुरहानुद्दीन रब्बानी को गद्दी से हटाकर खुद का एक गवर्नमेंट बनाता है जिसको बोलते हैं इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान। अब 1996 में इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान बनता है जो टोटली तालिबान के अंडर में काम करता है। तालिबान तो एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन रहता ही है, साथ ही साथ इनका जो शासन करने का तरीका रहता है वो टोटल सरिया पर बेस्ड होता है। सरिया लॉ जो इस्लामिक लॉ होता है उस पर बेस्ड होता है। लेकिन सबसे बड़ी यहां पर समस्या क्या रहती है कि जो सरिया लॉ को तालिबानी इंटरप्रेट करते हैं वो बहुत ही क्रिटिकल होता है, खास करके महिलाओं के साथ। महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता, जब वो बाहर निकलेंगी तो किसी मर्द के साथ निकलेंगी, हमेशा बुर्का में रहना पड़ेगा। उसके साथ ही साथ चोरी करने से हाथ काट दिया जाएगा, पत्थर मारने की प्रथा। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे नियम हैं जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का लाइफ में नहीं होने चाहिए। आप म्यूजिक नहीं सुन सकते, सिनेमा नहीं देख सकते और भी बहुत कुछ जो किसी भी व्यक्ति को नॉर्मल लाइफ जीने में रोकते हैं। तो तालिबान 1996 से 2001 तक एक्टिव रहता है। अब होता क्या है कि सितंबर 11, 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर यूएसए में अटैक होता है और वहां पर बहुत से यूएसए के नागरिक मारे जाते हैं। तो जग जाहिर है कि इसका रिस्पॉन्सिबल अलकायदा होता है और अलकायदा का उस समय मेन लीडर रहता है उसामा बिन लादेन। अब यूएसए का उस समय मानना रहता है कि अलकायदा को संरक्षण देने वाला तालिबान ही है और उसने उसामा बिन लादेन को छुपा कर रखा है। इसलिए यूएसए 2001 में अफगानिस्तान में इन्वेजन करता है और तालिबान को खदेड़ भागाता है। तालिबानीज क्या करते हैं, गोरिल्ला वारफेयर में बहुत ही एक्सपर्ट माने जाते हैं। इन लोगों ने कभी भी यूएसए आर्मी के साथ इस सामना सामनी फ्रंट टू फ्रंट लड़ने में जानते थे कि जीत नहीं पाएंगे, तो इन्होंने छुप छुप कर लड़ने का फैसला किया और हो सके तो जितना कैजुअलिटी कम हो और सामने वाली पार्टी का जितना कैजुअलिटी कर सके इस प्रोसेस पे बिलीव करते थे और इसी प्रोसेस को इन्होंने अपनाते हुए 20 सालों तक लड़ा। इसके बाद 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया है और उन्होंने इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान की स्थापना कर दी है वहां पे। अब हमारे वीडियो की मेन टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि वो कौन कौन से तालिबानी लीडर्स हैं जो यूएस आर्मी को मजबूर कर देते हैं कि वो अपना पैर पीछे ले लेती है और अफगानिस्तान छोड़कर चली जाती है। तो वन बाय वन सारे लीडर्स के बारे में देखते हैं कि उनकी प्रोफाइल्स क्या क्या है। पहला लीडर है मुल्ला उमर। मुल्ला उमर वही व्यक्ति रहता है जिसको पाकिस्तानी ट्रेन करते हैं 1980s में यूएसएसआर के अगेंस्ट में लड़ने के लिए और एक कुछ अफगानी लड़ाकों को लेकर, कुछ वहां के स्टूडेंट्स लड़ाकों को लेकर एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। तो मुल्ला उमर तालिबान का फाउंडर था और इसका को फाउंडर माना जाता है अब्दुल घनी बरादर को। दोनों एक घने मित्र थे, दोनों एक दूसरे पर काफी विश्वास करते थे। 1996 में जब काबुल पर कब्जा करने के बाद तालिबान ने इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान का स्थापना किया था, तो उस समय मेन लीडर था इसका मुल्ला उमर और इसके नेतृत्व में एक काम हुआ था।
ये प्रॉब्लम में कब पड़ा? जब 2001 में इसका नाम आया था अलकायदा को संरक्षण देने के लिए। 2001 में जब 9/11 अटैक हुआ था तो उस समय यूएन ने मुल्ला ओमार को वांटेड घोषित कर दिया। तब से माना जाता है कि मुल्ला ओमार मिसिंग है, लेकिन यूएस आर्म फोर्सेस ने दावा किया है कि उन्होंने मुल्ला ओमार को मार दिया, और इसके साथ ही कुछ सोर्सेस का कहना है कि मुल्ला ओमार की मौत हो गई किसी बीमारी के कारण। आप यहाँ पर मुल्ला मोहम्मद ओमार की इमेज भी देख सकते हो। अब आता है कि सेकेंड मोस्ट पावरफुल लीडर मुल्ला अब्दुल घनी बरादर। मुल्ला अब्दुल घनी बरादर को फाउंडर रहता है मुल्ला ओमार के साथ, जो तालिबान की स्थापना करता है, और माना जाता है कि ये मुल्ला ओमार का बहुत ही करीबी था। 2010 में मुल्ला अब्दुल घनी बरादर को पाकिस्तान आर्मी अरेस्ट कर लेती है और इसको 8 वर्षों तक कराची के किसी जेल में रखा जाता है। 2018 में अमेरिका के कहने पर इसको छोड़ भी दिया जाता है, क्योंकि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने थे तो उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि यूएस आर्मी अफगानिस्तान से पुल आउट करेगी। तो इनको कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा था कि बात करेंगे तो किससे करेंगे। तो इनको ख्याल आया कि मुल्ला अब्दुल घनी बरादर जो तालिबान का मेन लीडर है वो तो जेल में है, तो इन्होंने मुल्ला अब्दुल घनी बरादर को छुड़वा दिया पाकिस्तान से बोलकर। कतर के दोहा में जो यूएसए और तालिबान के बीच शांति वार्ता हो रही थी उसमें मुल्ला अब्दुल घनी बरादर भी शामिल था। 2021 में जो अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट बनेगी उसमें मुल्ला अब्दुल घनी बरादर प्रेसिडेंट भी हो सकता है। इस अफगानिस्तान का नेक्स्ट प्रेसिडेंट भी हो सकता है मुल्ला अब्दुल घनी बरादर। इसके बाद नाम आता है हिबतुल्ला अखुंदजादा। हिबतुल्ला अखुंदजादा आज तालिबान का सब कुछ है। हिबतुल्ला अखुंदजादा को 2016 में तालिबान का सुप्रीम लीडर घोषित किया जाता है। 2016 में अख्तर मंसूर के मरने के बाद तालिबान का सुप्रीम लीडर बनता है हिबतुल्ला अखुंदजादा। तालिबानी लड़ाकों के बीच में काफी पॉपुलर है। किसी भी राजनीतिक, धार्मिक और कोई भी मिलिट्री अफेयर्स में जो भी इसका फैसला होता है उसी को सर्वोच्च माना जाता है। माना जाता है कि हिबतुल्ला अखुंदजादा का बहुत ही बड़ा रोल है तालिबान को फिर से खड़ा करने में। मुल्ला ओमार के बनने के बाद तालिबानी संगठन बहुत ही कमजोर हो चुका था और फिर से तालिबानी संगठन को एकत्रित करने का श्रेय हिबतुल्ला अखुंदजादा को ही दिया जाता है। हिबतुल्ला अखुंदजादा पाकिस्तान की एक मस्जिद में पढ़ाता था और बाद में एक दिन वो गायब हो जाता है और कुछ दिनों के बाद तालिबान ज्वाइन कर लेता है। तालिबान में अपने कुशलता के कारण बहुत ही आगे बढ़ता है और आज तालिबान का एक सुप्रीम कमांडर है वो। इस बार की तालिबानी गवर्नमेंट जो अफगानिस्तान में बनेगी इसमें अखुंदजादा का भी बहुत ही बड़ा रोल होने वाला है। मे बी अगर ये प्रेसिडेंट ना बने तो सेकेंड टॉप मोस्ट पोजीशन पर तो रहेगा ही। अगर मुल्ला अब्दुल घनी बरादर को प्रेसिडेंट नहीं बनाया जाता है तो हिबतुल्ला अखुंदजादा का प्रेसिडेंट बनना तो तय है। तो यहां पर आपका दो कैंडिडेट मिल रहा है, मोहम्मद अब्दुल घनी बरादर और हिबतुल्ला अखुंदजादा। दोनों में से एक तो प्रेसिडेंट बनेगा ही। आज तालिबान का मेन एक्टिव कमांडर है, सुप्रीम कमांडर है हिबतुल्ला अखुंदजादा। मुल्ला अब्दुल घनी बरादर तो जेल में था तो उसका उतना बड़ा रोल नहीं है। यहाँ पर आप इमेज देख सकते हो, ये है हिबतुल्ला अखुंदजादा। तो नेक्स्ट लीडर है मुल्ला मोहम्मद याकूब। तो मुल्ला मोहम्मद याकूब मुल्ला ओमार जो तालिबान का फाउंडर था उसका बेटा था। मुल्ला ओमार ने ही अपने बेटे मुल्ला मोहम्मद याकूब को तालिबान ज्वाइन करवाया था। 2016 में जब तालिबानी सुप्रीम कमांडर का पद खाली हुआ था तो मुल्ला मोहम्मद याकूब का नाम आगे किया गया था ताकि ये सुप्रीम कमांडर बन सके, बट इसने मना कर दिया क्योंकि उस समय 30s में ही था और इसे बैटलफील्ड एक्सपीरियंस भी नहीं थी। तो इसने हिबतुल्ला अखुंदजादा का नाम दिया और उनको सुप्रीम कमांडर बनाया गया था। मुल्ला मोहम्मद याकूब अभी तालिबान का मेन मिलिट्री ऑपरेशनल कमांडर है। जो भी बैटल और वार टाइप एक्सपीरियंस होता है उसको यही कंट्रोल करता है मुल्ला मोहम्मद याकूब। आप इस इमेज में देख सकते हो, यह है मुल्ला मोहम्मद याकूब, द सन ऑफ मुल्ला ओमार। नेक्स्ट लीडर है सिराजुद्दीन हक्कानी। सिराजुद्दीन हक्कानी एंटी सोवियत जिहादिस्ट कमांडर जलालुद्दीन हक्कानी का बेटा था और ये आज तालिबान का डेप्यूटी लीडर है। ये हक्कानी नेटवर्क का चीफ था और हक्कानी नेटवर्क को आज यूएसए ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करके रखा हुआ है। देखो, सिराजुद्दीन हक्कानी का मेन काम है कि जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर एरिया है वहां पर तालिबान के रिसोर्सेज की रक्षा करना, वहां पर उसके हथियारों की रक्षा करना, वहां पर उसके मिलिटेंट्स को ट्रेन करना और जो भी अदर रिसोर्सेज है उनको संभालना, यही काम है हक्कानी नेटवर्क का। और हक्कानी नेटवर्क काफी पॉपुलर है, काफी स्ट्रॉन्ग मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये। सिराजुद्दीन हक्कानी तालिबान मिलिट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आज मे बी इसको एक बहुत ही बड़ा पोस्ट दिया जाए नेक्स्ट तालिबान गवर्नमेंट में। राहबरी शुरा जो तालिबान प्रेजेंट तालिबान का जो काउंसिल ऑफ लीडरशिप होता है उसका टॉप मोस्ट कमांडर है और इसका जो भी पॉलिटिकल मैटर्स होते हैं उस पे इसका डिसीजन ही फाइनल होता है। यहां तक कहा जाता है कि हिबतुल्ला अखुंदजादा जो तालिबान का सुप्रीम कमांडर है उसको भी कोई नया टास्क कंप्लीट करने के पहले या स्टार्ट करने के पहले राहबरी शुरा का सहमति लेना बहुत ही जरूरी है,
तो आप समझ सकते हो कि रहबरी शूरा कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आज के तालिबानी लीडरशिप में। हम इंडियंस हैं और हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इस शेर मोहम्मद अब्बास स्तानिकाजी, इसको शेरू कह के बुलाते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। ये आज कहा जाता है कि जो भी तालिबान के जो भी फॉरेन मैटर्स है, यहां तक कि जो दोहा में तालिबान और यूएसए के बीच बातचीत चल रही थी, वही कंट्रोल कर रहा था मोहम्मद अब्बास स्तानिकाजी। और कहा जाता है कि ये नेक्स्ट फॉरेन मिनिस्टर हो सकता है तालिबान गवर्नमेंट का। मोहम्मद अब्बास स्तानिकाजी तालिबान का जो आज हेडक्वार्टर है दोहा में, उसका एक चीफ है। स्तानिकाजी जो इंडिया में इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में है, वहां पर इसने ट्रेनिंग भी ली है और उस समय ये अफगानिस्तान नेशनल आर्मी को रिप्रेजेंट कर रहा था। आईएमए ने जब दरवाजा खोला था अफगानिस्तान आर्मी को ट्रेनिंग देने के लिए, तो वहां पर इसको 1.5 वर्षों तक ट्रेनिंग दी गई थी और वहीं पर इसके जो कलीग थे वो इसको शेरू कह के बुलाते थे। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद स्तानिकाजी अफगान नेशनल आर्मी ज्वाइन करता है और वहां पर सोवियत अफगान वार में पार्टिसिपेट भी करता है। पिछला जो तालिबान रेजिम था जो 1996 से 2001 तक चला था, वहां पर ये एज ए डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर काम कर चुका है और ये फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन से ही मिल चुका है। जब तालिबान और यूएस के बीच में डिप्लोमेटिक टॉक हो रहे थे तो उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा था। आप यहां पर इमेज में देख सकते हो, ये अब्बास स्तानिकाजी जो डिप्लोमेटिक टॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहां पर है स्पोक्स पर्सन ऑफ तालिबान। तो दोस्तों वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप चैनल पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर जरूर करना और मैं आशा करता हूं कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।